नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज रहा बाजार में सुस्ती का माहौल। बाजार की गैप अप ओपन होने के बाद बाजार ऊपर से नीचे स्लिप हो गया, धीरे धीरे मीठा मीठा प्यार से। हुआ ये कि फार्मा, मेटल और माइनिंग शेयरों ने आज बाजार के अंदर जो तेजी थी ना, उसे लीड किया। कहीं ना कहीं पावर जनरेशन से रिलेटेड जो स्टॉक थे, जिसमें आप NTPC देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर आज अगर जोर रहा ना तो तुम्हारा रहा माइनिंग वाले स्टॉक का। माइनिंग में तुम्हारा वेदांता भी आता है और तुम्हारा कोल इंडिया भी आता है, NMDC भी आता है। जितने भी माइनिंग स्टॉक थे, मेटल स्टॉक थे, वे सारे के सारे आज की बाजार की तेजी को लीड कर रहे थे। लेकिन आज के दिन जो इंटरेस्टिंग खबर रही ना, वो खबर रही वारी एनर्जी की। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका ने जो वारी एनर्जी या जो भी सोलर पैनल भारत से अमेरिका में जाते हैं ना, उनके अंदर अमेरिका ने बोला कि हम 126% का टैरिफ लगाएंगे। बस ये खबर सुनना था और प्रीमियम एनर्जी और वारी एनर्जी के जो स्टॉक थे ना, वो थर 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 कांप कर नीचे गिरने लगे। एक स्थिति ऐसी आ गई कि वारी एनर्जी का स्टॉक 17% के आसपास टूट गया। फिर उसके बाद हुआ क्या, दोषी, जो हितेश दोषी हैं, वारी एनर्जी के CMD, चेयरमैन, मैनेजमेंट डायरेक्टर, उनको जी बिजनेस पे आकर के उन्हें पर्सनल, मतलब वो कहीं बाहर थे, इंटरव्यू करना पड़ा। कॉल पे इन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि वारी एनर्जी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो 125% टैरिफ लगा है ना, 126%, ये उस पर लगा है जिनके देश में डायरेक्ट सोलर पैनल अमेरिका में जाते हैं। लेकिन ये वारी एनर्जी के लिए पॉजिटिव खबर है। क्यों खबर है पॉजिटिव? ये तो यार अच्छी खबर, बुरी खबर थी। वारी एनर्जी स्टॉक गिरा था, देखो क्या ओवर रिएक्ट किया था बाजार ने। ओवर रिएक्ट के चक्कर में बाजार एकदम से गिरा। गिरने के बाद अपने आप को संभाला। कैसे संभाला? वो ये हुआ कि जब उन्होंने बताया कि हमारा जो बिजनेस है ना, हमारी एक सब्सिडी ऑलरेडी अमेरिका में है, और वो जो अमेरिका में सब्सिडी है, वो उसने 2 कंपनियां अमेरिका के अंदर एक्वायर की है। वो एक्वायर करने के बाद जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और जिस तरीके से अमेरिका का व्यवहार है ना, तो वहाँ के जो वेंडर है, वहाँ के जो बिजनेसमैन है ना, वो बोल रहे हैं कि हम किसी देश से सोलर पैनल नहीं बुला रहे, आप तो हमें ही मैन्युफैक्चरिंग करके दे दो। तो वारी एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है ना, जो कि अमेरिका में काम करती है, तो उसके ऊपर टैरिफ वो लगेगा जहाँ से वो लेती है। मान लो ऐसे समझो कि हम सोलर पैनल जो है ना, जो अमेरिका में बना रहे हैं ना, उसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो खरीद रहे हैं जापान से। तो जापान पे 15% का टैरिफ है, तो हम पे 15% लगेगा। समझने की कोशिश करना, ना कि 126% लगेगा। 126% उनके ऊपर टैरिफ लगेगा जिनके पास भारत से सोलर पैनल लेके जा रहे हैं। वो भारत ऐसे फालतू चक्करों में पड़ता नहीं है। भारत तो जो दवाई है ना, जैसे सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन जो है ना, भारत वो अमेरिका भेजता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन हम ऐसा करते हैं, जैसे आटा, आटा हमने किससे खरीदा? चीन से। जो API है ना, जो रॉ मटेरियल है दवाई बनाने का, वो हम चीन से खरीदते हैं और उसमें पानी अपने यहाँ मिलाते हैं। मैं शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ, पानी अपने यहाँ मिलाते हैं, उसकी गोली बनाते हैं, अच्छे अमेरिका बेच देते हैं। तो कहने के लिए तो हम वो सबसे ज्यादा जेनरिक मॉडिफाइड दवाई अमेरिका बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो रॉ मटेरियल चीन से खरीद रहे हैं, उसमें पानी मिलाया, गोली बनाई और अमेरिका में बेच दी। तो हमारा ज्यादातर जो खुद के यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए वारी एनर्जी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रीमियम एनर्जी या जो और बिजनेसेस हैं, उन पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का, देखो मैं तो पहले ही बोलता था कि डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करना ठीक नहीं है। ये व्यक्ति आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा। इसके ऊपर विश्वास करना उतना ही रिस्की है जितना कि आप सांप के सांप पे भरोसा कर रहे हो। मतलब सांप कब आप उसे दूध पिला रहे हो, कब वो डस देगा, क्यों कोई पता नहीं, क्योंकि उसकी फितरत में है डंक मारना। जैसे बिच्छू है ना, बिच्छू डंक मारता है, तो आप सोचो कि यार वो डंक क्यों मार रहा है, दरअसल उसकी फितरत में है डंक मारना। ऐसे ही सांप की फितरत में फुंकार मारना, वो मारता ही है, तो उसे चाहे कितना ही वो करेगा, जैसा बंदर है, आपने देखा होगा बंदर, तुम्हारा खुद का भी हो तो वो करेगा ही, क्योंकि उसकी फितरत में है वो करना। ऐसे ट्रम्प है ना, ट्रम्प की फितरत में कुछ ना कुछ कह के हमेशा वर्ल्ड की मीडिया में बने रहना। आज RIFC की बात करें, जो RIFC है ना, उसके 4% जो है ना, सरकार अपना हिस्सा बेचने जा रही है, और जो उसका फ्लोर प्राइस है ना, वो 104 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है, और उसके लिए रिटेल निवेशकों के लिए कल से खुलेगा। दरअसल ये क्या दिक्कत है, क्यों बेच रही है? एक नियम है कि 75% आपको मिनिमम होल्डिंग रखनी है अपनी, और 25% रिटेल की होल्डिंग रखनी है। तो जो IRFC है ना, उसमें अगर आप जो कोटा निकाल के देखोगे, उसमें जांच पाओगे कि सरकार की होल्डिंग अभी भी 86% है, जो कि गलत है।
नियम ये बनता है कि ना 75% पे लाना है। तो जब भी मैं जैसे आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक में भी आपने नियम सुना होगा कि सरकार इसको प्राइवेट करने जा रही है, एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, कुछ सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हिस्सेदारी बेच के कम करना चाहती है अपनी होल्डिंग। एटलीस्ट जो सेबी का नियम है 75% वो करना चाहते हैं। इसीलिए जिनकी होल्डिंग कम बिकती है ना, उन स्टॉक के आने आने वाले समय में ये संभावनाएं लगी रहती हैं कि राइट इशू आ जाएगा, ऑफर फॉर सेल आ जाएगा। जब भी ऑफर फॉर सेल आएगा, राइट इशू आएगा ना, तो जनरली जो रेट रहता है ना, उससे डिस्काउंट रेट पे आता है। अगर किसी स्टॉक का रेट 100 रुपये चल रहा है और मैं बोलता हूँ, मैं प्रमोटर हूँ कि मेरा 100 रुपये में आप शेयर खरीद लो, तो जो सामने वाला बायर है ना, वो बोलेगा मैं 100 में क्यों खरीद लूँ यार, 100 में खरीदना है तो मैं मार्केट से नहीं खरीद लूंगा, तुमसे मैं राइट इशू के माध्यम से क्यों खरीदूंगा। तो वो बोलेगा चलो ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट पे देता हूँ। भाई मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ राइट इशू के जरिए, तो वो माल जो 100 रुपये का शेयर मार्केट में चल रहा है, वही माल मैं तुम्हें राइट इशू के जरिए 90 रुपये में देता हूँ। तो उस स्थिति में होता क्या है कि जब राइट ओपन इशू खुलता है ना, तो उस कंडीशन में उसका शेयर का प्राइस ही 90 हो जाता है, 2-3 दिन लगातार गिर जाता है। यही कारण हुआ आईआरएफसी के साथ में। आईआरएफसी की जो आज है ना, उसके पीछे जो सबसे बड़ा देखने के लिए मिला तुम्हें कि 2-3 दिन में आईआरएफसी 100 रुपये के आसपास आ गया। उसके कारण ये है कि भाई राइट इशू आना है और 4% के आसपास में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। और अब नया खोबा सुनो, ये तो वो पुराना खोबा। नया खोबा ये है कि ईरान के ऊपर हमला करने को लेकर के जो बात थी ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम एक बार बोल दिया कि चलो बैठ के बात कर लो। किसको बोला है? ईरान को बोला। ईरान की दोनों की इनकी बातचीत हुई नहीं हुई, उस टेबल टॉक के जरिए आज जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल में 1% की तेजी देखने की मिल रही है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा ना कि होगा क्या। देखो, एक बार को ईरान पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अमेरिका को अलग मानो, ट्रंप को अलग मानो, लेकिन ट्रंप, अब आपको चलो एक मैं बिल्कुल लॉजिकली बात बताता हूँ। अभी हुआ ये है कि जो 10% का टैरिफ है ना, जो कल से लगने वाला था, जनरली पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 10% किया था और फिर वो बाद में बढ़ा के 15% कर दिया था। लेकिन वहाँ का जो वाणिज्य मंत्रालय है ना अमेरिका का, उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि देश में 15% टैरिफ लगाना है। तो उनने क्या, उनने अपने जो अध्यादेश थे ना, उनमें बोल दिया कि हम पूरे देश पर 10% का टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि टैरिफ लगा था 15% का। तो बात ये हुई कि टैरिफ तो 15% का लगना था। तो उनका जो सेक्रेटरी है ना, वो ये बोले कि हमें तो पता ही नहीं 15% होना। तो ये है कि अमेरिका अलग चीज़ है, ट्रंप अलग चीज़ है। और ट्रंप बोलता है कि मैं ही पूरी दुनिया हूँ, वो बोलता है मैं दादा हूँ, मैं बॉस हूँ और पूरी दुनिया को मैं चला रहा हूँ। खैर, बाजार पे नजर डाल देते हैं। आज अगर बात करें एफआईआई की, तो कल की एफआईआई 3090 करोड़ रुपए के आसपास एफआईआई ने बिकवाली करी। और अगर डीआईआई की बात करोगे तो 3000 करोड़ रुपए की डीआईआई ने खरीदारी करी है। रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, 90 रुपये 93 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट निकाली है एचएसबीसी ने। जनरली हुआ ये है कि जो आईटी शेयर आज चढ़े हैं ना थोड़े से, उनके पीछे क्या कारण है, जबकि कल ही आईटी शेयर गिरे थे। ये एचएसबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में ये कहा है कि ये जो एआई के डर से बाजार गिर रहा है ना, एआई सॉफ्टवेयर को खराब नहीं करेगा या बिजनेस को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर अपग्रेड करेगा। क्योंकि आपने कई बार एक चीज नोटिस की होगी कि एआई जो है ना, आप गूगल जेमिनी है या चैट जीपीटी है या ओपन एआई है या मतलब ग्रोक है या डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल है, उनमें तुम सेम अगर एक ही तरह का क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो अलग अलग जवाब देंगे। तो उसके चलते ये उनके जो एआई से रिलेटेड जो भी चाहे वो इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, इन कंपनियों के अंदर वो एआई टूल क्या करेगा कि उन सॉफ्टवेयर को अच्छा करेगा, जो उनके अंदर कमियां हैं उन्हें सुधारेगा। ना कि पूरा सब एआई के भरोसे ही छोड़ देंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं वेंडर हूँ, मान लो मैं कोई बैंक हूँ, है ना, प्राइवेट बैंक हूँ, चाहे मैं आईसीआईसीआई हूँ, चाहे एचडीएफसी हूँ, मैं मान लो टीसीएस से सर्विस ले रहा हूँ, चाहे मैं ओराकल कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के आंसर निकल के आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम सरल हो और सुगम हो, ना कि उलझाने वाला काम हो। तो ये जो बताया है ना, जो एचएसबीसी ने रिपोर्ट निकाली है कि एआई के आने से जो ओवर रिएक्ट हो रहा है ना कंपनियों में, जो गिर रही ना, ये केवल देखो क्या है, अभी बाजार में आने वाले 1-2 साल तक जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक उतार चढ़ाव बना रहेगा। और इस तरह की खबरों पर बाजार 10-5% ऊपर चढ़ जाएगा, 10-5% नीचे हो जाएगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई अब इसका ये इम्पैक्ट होगा, जैसे आप वर्ष 2000 के आसपास की बात करोगे, तो उस समय पर कंप्यूटर का युग हुआ था, कंप्यूटर आना चालू हुआ, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि यार ये तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया?
कि अब जो लिपिक है ना, जो हाथ से लिखने वाले मुनीम है ना, अब उनका काम खत्म हो जाएगा, अब तो सब काम कंप्यूटर में होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी नौकरियां लिपिक की गई ना, मुंशियों की गई ना, उससे ज़्यादा जो तुम्हारा एलसीडी क्लर्क होते हैं ना, जो कंप्यूटर से डाटा वगैरह मेंटेन करते हैं, उनकी नौकरियां खुली हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर 7 लाख नौकरियां जाएंगी ना, या 7 करोड़ नौकरियां जाएंगी ना, तो 17 करोड़ एआई के आने से नौकरियां आएंगी भी। बट आपको उसके हिसाब से स्किल वाले होना चाहिए, मतलब उस लेवल की आपको स्किल आना चाहिए। आज हमारे फ्रेंड सर्कल में आप अपने बच्चों को देखो, अपने मतलब बेटे को देखो, किसी को देखो, कोई सीखने के ऊपर काम कर रहा है। चलो मैं आपको मोटा मोटी उदाहरण देता हूँ, मतलब कहीं एक्सीलेंट हो गया किसी का, तो आपके पास में 10 बच्चे पूरा स्कूल मतलब देख रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, और किसी ने बीए का रखा है, किसी ने बीएससी का रखी है, किसी ने एमएससी का रखी है, किसी ने पीएचडी का रखी है, लेकिन उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि यार इसको कोई बैंडेड तक मार नहीं सकता, इतने अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं वे, राम खाना खाता है, सीता खाना खाता है, उनके अंदर स्किल नहीं है, बस केवल पढ़े लिखे हैं, डिग्री है उनके पास में। डिग्री के लिए तो अभी यूपी में एक खुलासा हुआ कि यूपी में जो यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने 50 यूनिवर्सिटियों को फर्जी बोल दिया। बोले फर्जी है, 50-50 हज़ार रुपये का देगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट दे देनी है, डॉक्टर बनना 50 हज़ार दे दो। अल्टीमेटली आपको फोकस करना चाहिए आपके बच्चे को स्किल सीखने के लिए, कुछ भी करें स्किल सीखे वो। अल्टीमेटली अगर मैंने कहीं तुम बैंडेड लगानी भी आ गई तुम पे, मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर का जो कंपाउंडर बनना उसके लिए एमबीबीएस की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे स्किल है ना जहाँ पे आपके बच्चों को केवल तार्किक रूप से तेज होना है। पता चले तुम्हें पता है ब्लड बहुत बह रहा, तो उसने पट्टी बांधे खटखट करते, पता ही नहीं, बस वो वीडियो बनाने में लगा। अल्टीमेटली भारत के अंदर आज भी अगर भारत पिछड़ रहा है ना, तो उसके पीछे कारण ये है स्किल का। क्योंकि ज्यादातर अभी एक जोहो बनाया था ना, आपने देखा हमारे यहाँ पे एक व्हाट्सएप जैसी एक वो बना था, उसने बोला कि भारत के अंदर ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, जो हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनके अंदर स्किल ही नहीं है। अब जब स्किल नहीं है तो उनका हम करेंगे क्या? भाई हमें कोई ईटा पत्थर तो ढुआना नहीं है, नाम के लिए उनके पास डिग्री है, काम उनके पास है नहीं, उनके पास डिसीजन स्लोवर की कोई समस्या नहीं है। मैंने अगर आपने किसी बच्चे को कोई काम दे दिया कि यार एक काम कर तू, ये मैंने उसे काम दो और बोलो इसे हल करना, तो कैसे भी कर, हमें नहीं पता, तो वो पागल हो जाएगा, पगला जाएगा, उसे पता ही नहीं क्या करना है, टेंशन में आएगा। तो हमेशा डिसीजन मेकिंग क्षमता ऐसी रहनी चाहिए बच्चों की, कि आपने उसे कोई क्वेश्चन दो, भाई इसे काम को करना है, अब वो कैसे करना है वो अपने से दिमाग लगाए कि यार हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकता है, लेकिन वो सब चीजें नहीं है। आज अगर बाजार के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, तो मिड कैप स्मॉल कैप तो सुस्ताने वाले माहौल में नजर आए, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कुल मिला के वो तो इस मूड में थे कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज फार्मा, मेटल और माइनिंग, ये 3 सेक्टर ऐसे थे जिन सेक्टरों ने बाजार के अंदर जो थोड़ी बहुत तेजी थी उन सबको लीड किया। बाजार में पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन बाजार में सब कुछ यथावत नहीं है। जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करे, या 25,000 मोटा मोटी आप 800 मान लो, तब तक आप निफ्टी को मजबूत ना मानो। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कंपेयर करोगे ना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेंसेक्स ज़्यादा, वो बैंक निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी में ना कुछ वेटेज तुम्हारा आईटी का है, और कुछ वेटेज ऐसा है जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी के अंदर, भाई बैंक निफ्टी में टोटल जितने भी स्टॉक है ना, सब बैंकों के हैं, है ना, तो पीएसयू बैंक है ज़्यादातर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो निफ्टी है ना, निफ्टी में मेटल भी है, माइनिंग भी है, पावर भी है, बैंकिंग भी है, आईटी भी है, इंफ्रा भी है, तो लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आज बाजार के अंदर जो उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है ना, वो ये है। और अमेरिका की बातचीत होने के चलते अभी डर है, अमेरिका की ईरान की बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप जब तक कब क्या कहते हैं कोई तय नहीं है। अभी कल ही उन्होंने बयान जारी किया था कि किसी ने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करी ना, तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कौन है। एक बात और भी है कि वो इतने बड़े बोले हैं, उन्होंने केवल बयान दे दिया मैं 15% टैरिफ लगा रहा हूँ, उन्हें ये नहीं मालूम कि मुझे अपने यहाँ वाणिज्य मंत्रालय जो जो इस बात को देखता है कि किस साइड कितना टैरिफ वसूलना है, उसे भी बताना है। और आज क्या वीकली एक्सपायरी भी थी, देखो क्या कल है वीकली एक्सपायरी, और आज से तुम्हारा मार्च सीरीज की शुरुआत हो गई। तो सीरीज की शुरुआत कुल मिला के अच्छी मानी जाएगी, इतनी खराब नहीं मानी जाएगी। आज आप अगर ऑल ओवर देखो ना, तो मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला, ना तो इतना तोड़फोड़ की हाँ ये बोल दो मजा आ जाए, और ना इतना खराब कि आप ये बोल दे यार ये तो बहुत बुरी स्थिति रही आज। आज बाजार में रहा मिला जुला कारोबार, कुछ सेक्टर ऐसे थे जो चले,
कुछ सेक्टर ऐसे थे जो बोले नहीं यार हम नहीं चलने को तैयार। एक्सीडेंट ऑफ द डे आज देखोगे तो एक्सीडेंट ऑफ द डे में तो आपको दो नजर आएगा, प्रीमियम एनर्जी और भारी एनर्जी। और अगर आप ये देख कर चलोगे कि यार किन स्टॉक के अंदर लीड किया, मतलब कौन सबसे ज्यादा, तो तुम कोल इंडिया जैसे स्टॉक है जो माइनिंग के है, वेदांता है, ऐसे स्टॉक को देखोगे कि यार ये स्टॉक जो है ना थोड़ा सा लीड कर रहे थे। और वेदांता को तो अगर आप देखोगे ना, अगर आप कोविड के समय पे, मैं जनरली बोलता हूँ कि जब भी बाजार क्रैश हो ना, तो जो डिविडेंड वाले स्टॉक रहते हैं ना, अच्छी फंडामेंटल मजबूत वाली कंपनी रहती है, उन्हें उठा लो लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री। मैं उठाने खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा, बात समझने की कोशिश करना। वेदांता 70-72 रुपए पे चल रहा था 2020 में, और जब से उसने 350 रुपए का डिविडेंड दे लिया, 750 का भी चल रहा, 700 के आसपास, 1000 का हो गया, आपको 20 गुना स्टॉक हो गया, और क्या चाहिए, है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन स्टॉक 20 गुना हो सकता है नहीं हो सकता, वो तो आपको स्टॉक मार्केट में काम करना भी, आपको क्या खरीदना क्या बेचना अपने वित्तीय सलाहकार से खरीदे। नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है कि नुकसान खा लोगे। देखो नुकसान अल्टीमेटली तब होता है आदमी का जब जेब सजाए। मैं कह रहा हूँ आपके 1000 आए, 500 आए, 2000 आए ना, गए तो नहीं ना घर से, सावधान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे, जो भी डिसीजन लें वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।